नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहमनी साम्राज्य से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ मैंने जितने भी प्रश्न लिए हैं सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने बहमनी साम्राज्य का इतिहास नहीं पढ़ा है तो पहले जाकर के बहमनी साम्राज्य का इतिहास पढ़िए, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक चेक कर सकते हैं। तो पहले बहमनी साम्राज्य का पूरा हिस्ट्री पढ़ लीजिए, उसके बाद ही ये वाला वीडियो देखिएगा। जिन्होंने पढ़ लिया है अच्छी बात है। तो चलिए हम लोग वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ मैंने लिया है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, कॉमन सा प्रश्न है ये। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1347 में। 1347 में। पिछले वाले वीडियो में हमने विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चंस देखा था, तो मैंने बताया था कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के 11 वर्ष के बाद बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में, तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में। पहले विजयनगर फिर बहमनी साम्राज्य, ध्यान रखना इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत में किस वंश का शासक शासन कर रहा था। देखो ये जो क्वेश्चन है ना कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय या फिर बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत में किसका शासन था, किस वंश का शासन था, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, एकदम मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो इस समय 1347 की स्थिति में दिल्ली सल्तनत में किसका शासन था, मोहम्मद बिन तुगलक का। अब मैंने क्वेश्चन में राजवंश पूछा है, वंश पूछा है ना, तो आपको वो किस वंश का था, तुगलक वंश का था। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसका शासन कब से कब तक था, 1325 से 1351 तक। तो मोहम्मद बिन तुगलक वंश पूछेगा तो तुगलक वंश, ध्यान रखना, बहुत बार ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप हुआ था। देखिए जो मोहम्मद बिन तुगलक है ना, उसके शासन काल में बहुत सारे विद्रोह हुए थे, और दक्षिण में तो बहुत ज़्यादा। तो दक्षिण में ही एक विद्रोह हुआ था जिसके फलस्वरूप बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो विद्रोह का नाम आप लोगों को याद रखना है, अमीरान ए सादाह। अमीरान ए सादाह ये एक गुट था, अमीरान ए सादाह। तो ये लोग जो है विद्रोह कर देते हैं, अमीरान ए सादाह, इनके द्वारा विद्रोह किया जाता है, और यही विद्रोही सरदार मिल करके फिर बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं। देखो दक्षिण में मुसलमानों को कौन लेकर के गया था, अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद फिर गयासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो दक्षिण में ही अपनी राजधानी स्थापित कर लेता है। तो दक्षिण में बहुत सारे सरदार होते हैं, उन्हीं में से एक था अमीरान ए सादाह। ये एक गुट था, ग्रुप था, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्कन के विद्रोही सरदारों ने दौलताबाद के किले पर अधिकार कर किसे दक्कन का सुल्तान घोषित किया। तो दक्कन के विद्रोही सरदारों ने, तो वही अमीरान ए सादाह, तो इन्होंने जो है विद्रोह कर दिया और दौलताबाद के किले पर अधिकार कर लिया। देखो जो दौलताबाद है ना, इसको ही मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण में अपनी राजधानी बनाई थी। इसका पहले नाम देवगिरी था। मोहम्मद बिन तुगलक उसने जो है देवगिरी का दौलताबाद किया था, राजधानी यहीं उसने स्थापित की थी। बाद में फिर उसको वापस दिल्ली ले जाना पड़ा था। तो दौलताबाद के किले पर अधिकार कर लिया विद्रोहियों ने, और दक्कन का सुल्तान किसको घोषित किया, एक बूढ़ा सरदार था, वृद्ध सरदार, जिसका नाम था इस्माइल अफगान। इस्माइल अफगान, तो इस्माइल अफगान नामक बूढ़े सरदार को नासिरुद्दीन शाह के नाम से दक्कन का सूबेदार ने सुल्तान घोषित किया। माफ़ी चाहूँगा, यहाँ सुल्तान आना था, तो दक्षिण का सुल्तान घोषित किया गया। किसको, इस्माइल अफगान, जिसको नासिरुद्दीन शाह के नाम से सुल्तान घोषित किया गया। लेकिन ये बूढ़ा था, आराम पसंद व्यक्ति था, मतलब कि किसी भी लिहाज से सुल्तान बनने के योग्य नहीं था। इसी कारण बहुत जल्दी इसका पतन हो जाता है। लेकिन आपको इसका नाम याद रखना है, पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको यहाँ शामिल किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नासिरुद्दीन शाह को शीघ्र ही उससे अधिक योग्य नेता के पक्ष में गद्दी छोड़ना पड़ा। वह योग्य नेता कौन था। तो देखो नासिरुद्दीन शाह मतलब कि इस्माइल अफगान, ये जो है अयोग्य व्यक्ति था, आराम पसंद व्यक्ति था। हाँ, तो इसको जो है इससे भी बहुत ज़्यादा योग्य व्यक्ति के पक्ष में सत्ता छोड़ना पड़ा, गद्दी छोड़ना पड़ा। तो वो कौन था, तो देखो दक्कन के सरदारों द्वारा हसन, ये नाम याद रखेंगे, हसन इसका
नाम के बाद गंगू भी लगता है, हसन गंगू भी इसको बोला जाता था। तो दक्कन के सरदारों ने हसन गंगू नामक योग्य सरदार को अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से दक्कन का सुल्तान घोषित किया। क्या नाम इसका रखा गया? अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह। इसका मूल नाम था हसन गंगू, लेकिन दक्कन के सरदारों ने इसको सुल्तान घोषित किया अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से। तो अगर कभी पूछा जाए बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो यही था अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह। बहमन शाह याद रखेंगे, इतना काफ़ी है। ऑप्शन में कभी कभी हसन गंगू भी दिया जाता है। इसके अलावा इसकी एक उपाधि थी जफर खां, वो भी कभी कभी ऑप्शन में दे देता है। तो तीनों नाम आप लोगों को याद रखना है। पहला तो हसन गंगू, दूसरा जफर खां, और उसके बाद अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह। तो ये तीनों नाम आप लोगों को याद रखना है। तो इसको जो है दक्कन के विद्रोही सरदारों ने अपना सुल्तान घोषित कर दिया दक्कन में। तो इसी को जो है पहला सुल्तान माना जाता है। लेकिन उसको भी आप लोगों को याद रखना है, किसको? इस्लाम शाह अफ़गान था ना, हाँ, इस्माइल अफ़गान, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो अभी मैंने बताया अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह, अथवा हसन गंगू, अथवा जफ़र खां। अगला क्वेश्चन है, अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि क्या थी? तो जफ़र खां, जो मैंने बताया। तो इसके तीनों नाम आप लोगों को याद रखना है, जफ़र खां, बहमन शाह और हसन गंगू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह ने स्वयं को ईरान के किस शासक का वंशज बताया? तो देखो, जो अलाउद्दीन बहमन शाह था ना, इसने अपना संबंध फारस के शासकों से बताया कि मैं जो हूँ फारस के शासकों का वंशज हूँ। तो यहाँ मैंने आंसर लिख दिया है। तो इस फंदियार के वीर पुत्र बहमन शाह का वंशज बताया। इस फंदियार कोई फारस का शासक रहा होगा, तो उसके वीर पुत्र बहमन शाह का वंशज बताया। ध्यान रखेंगे, ये भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह ने अपनी राजधानी किस स्थान को बनाया? बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। तो गुलबर्गा। तो कभी पूछा जाए कि बहमनी साम्राज्य की प्रथम राजधानी क्या थी, तो यही गुलबर्गा थी, जिसको अलाउद्दीन बहमन शाह द्वारा अपनी राजधानी बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह ने गुलबर्गा का क्या नाम रखा? तो गुलबर्गा का इसने नया नाम क्या रखा था? अहसनाबाद। याद रखेंगे, हालांकि ये नाम उतना फेमस नहीं है जितना कि ये गुलबर्गा। तो अहसनाबाद ये नया नाम रखा गया, किसके द्वारा? अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा। अहसनाबाद किसका? गुलबर्गा का। अगला क्वेश्चन है, अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह ने अपने राज्य को कितने प्रांतों में विभाजित कर रखा था? तो ये जो था ना अलाउद्दीन बहमन शाह, इसने अपने राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित कर रखा था। कितने भागों में? 4 प्रांतों में। पहला था गुलबर्गा, जो इसकी राजधानी थी। दूसरा था दौलताबाद, वही मोहम्मद बिन तुगलक वाला दौलताबाद। उसके बाद था बीदर, और चौथा था बरार। तो 4 प्रांत, गुलबर्गा, दौलताबाद, बीदर और बरार पूछा गया है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के मध्य विवाद का प्रमुख कारण क्या था? तो पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन देखा था। तो उसमें मैंने बताया था कि विजयनगर साम्राज्य और बहमनी के बीच लंबा संघर्ष चला, मतलब कि जब तक दोनों का अस्तित्व था तब तक दोनों आपस में लड़ते रहे। तो इसका प्रमुख कारण क्या था? तो देखो, दोनों जो है ना, मतलब कि जो विजयनगर है और बहमनी है, दोनों जो हैं एक दूसरे के उपजाऊ प्रदेश पर अधिकार करना चाहते थे। और इसमें ना मुख्य रूप से तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र, जिसको रायचूर का दोआब कहा जाता है, उस क्षेत्र पर अधिकार को लेकर के ये लोग बहुत ज़्यादा लड़ते थे। तो याद रखेंगे, उपजाऊ क्षेत्र पर अधिकार करना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य का सर्वाधिक योग्य शासक कौन था? बहमनी साम्राज्य का सर्वाधिक योग्य शासक वो था ताजुद्दीन फिरोज। याद रखना, ये बहमनी साम्राज्य का सबसे योग्य शासक इसको माना जाता है। ताजुद्दीन फिरोज शाह इसका पूरा नाम है, ताजुद्दीन फिरोज शाह। तो अगर इसके शासनकाल की बात करें तो 1397 से 1422 तक इसका शासनकाल था, ताजुद्दीन फिरोज शाह का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहमनी साम्राज्य के किस शासक ने एशियाई विदेशियों अथवा अफाकियों को बहमनी साम्राज्य में आकर स्थायी रूप से बसने के लिए प्रोत्साहित किया? देखो, विदेशियों को भारत आमंत्रित कर रहा था यहाँ स्थायी रूप से बसने के लिए। तो कौन था वो? तो ये था ताजुद्दीन फिरोज शाह।
ताजुद्दीन फिरोज शाह। देखो क्या था कि ये लोग जो है ना दिल्ली सल्तनत के जो तुर्क वगैरह थे ना, उनसे ये लोग थोड़ा सा पटता नहीं था, तो इसीलिए ये लोग बाहर से विदेशियों को आमंत्रित करते थे। तो ताजुद्दीन फिरोज शाह ने एशियाई विदेशियों अथवा इनको अफाकी कहा गया है, तो इनको इसने बसने के लिए आमंत्रित किया। अगला क्वेश्चन है ताजुद्दीन फिरोज शाह ने 3 बार विजयनगर साम्राज्य से युद्ध किया, जिसमें से 2 बार वह सफल रहा। उसका संघर्ष विजयनगर साम्राज्य के किस शासक से था? तो ये कौन सा शासक था? देवराय प्रथम। विजयनगर साम्राज्य का शासक था देवराय प्रथम, जो कि ताजुद्दीन फिरोज शाह का समकालीन था। तो इसके साथ जो है 3 बार युद्ध हुआ, जिसमें से 1 बार देवराय प्रथम ने फिरोज शाह को परास्त किया और 2 बार ताजुद्दीन फिरोज शाह ने देवराय प्रथम को हराया था। तो ध्यान रखेंगे ये 2 बार हारा था, तो इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ भी। दोनों तरफ से पूछा जाता है कि देवराय प्रथम ने बहमनी के किस सुल्तान को हराया था। इधर से पूछेगा कि बहमनी के सुल्तान ताजुद्दीन फिरोज शाह ने विजयनगर के किस शासक को हराया था, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है ताजुद्दीन फिरोज शाह, ये ना नहीं होना था। ताजुद्दीन फिरोज शाह ने फिरोजाबाद नगर की स्थापना किस नदी के तट पर की थी? तो ताजुद्दीन फिरोज शाह ने अपने नाम पर फिरोजाबाद नामक नगर की स्थापना की थी, किस नदी के किनारे? तो याद रखेंगे ये आपका भीमा नदी के तट पर, भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद नगर की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है ताजुद्दीन फिरोज शाह ने किस स्थान पर वेधशाला का निर्माण करवाया? वेधशाला मतलब कि भूगोल खगोल के लिए, जो खगोल शास्त्र है ना उसके लिए होता है वेधशाला। तो ये दौलताबाद में, जो देवगिरी दौलताबाद है ना, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी बनाया था, तो दौलताबाद में इसने वेधशाला का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है गुलबर्गा के प्रसिद्ध संत गेसुदराज किसका समकालीन था? तो ये गुलबर्गा का प्रसिद्ध संत था गेसुदराज। तो ये जो है ना ताजुद्दीन फिरोज शाह का समकालीन था, और ताजुद्दीन फिरोज शाह का अपने शासनकाल के अंतिम समय में गेसुदराज के साथ विवाद हो जाता है, और इस विवाद के कारण ताजुद्दीन फिरोज शाह की प्रतिष्ठा को बहुत ज़्यादा धक्का लगता है, तो ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है बहमनी साम्राज्य के किस सुल्तान ने राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित की? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार ये पूछा गया है। तो कौन था ये? शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम, जो कि 1422 से 1436 तक बहमनी साम्राज्य का सुल्तान था। तो इसने जो है राजधानी गुलबर्गा से कहाँ स्थानांतरित की? बीदर। तो गुलबर्गा में, शुरू में गुलबर्गा थी राजधानी, किसने बनाया था गुलबर्गा को राजधानी? अलाउद्दीन बहमन शाह ने। अब बीदर राजधानी है, किसने बनाया? शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने बीदर का नया नाम क्या रखा? तो बीदर, इसका नया नाम इसने क्या रखा था? मुहम्मदाबाद। याद रखना मुहम्मदाबाद, ये बीदर का नया नाम रखा गया था। अगला क्वेश्चन है बहमनी साम्राज्य के किस सुल्तान का उल्लेख इतिहास में शाह वली और अंत अहमद के नाम से होता है? अंत नहीं है ये, ना संत है, माफ़ी चाहूँगा, ये संत है, मतलब कि स छूट गया। तो संत अहमद और शाह वली किसको कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो ये जो है अपने शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम को बोला जाता है। ये जो है ना शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम, जिसने बीदर को अपनी राजधानी बनाई, तो इसी को इतिहास में शाह वली और संत अहमद के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है महमूद गवां का उत्थान किस शासक के समय हुआ था? महमूद गवां, ये जो है ना बहमनी साम्राज्य में काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एक समय ऐसा आया कि सारा जो मतलब कि पूरा जो बहमनी साम्राज्य है इसी के द्वारा चलाया जा रहा था, ये सुल्तान वगैरह कुछ नहीं था। तो महमूद गवां का उत्थान किस शासक के समय हुआ, ये आपको बताना है। तो अलाउद्दीन अहमद द्वितीय के टाइम पर, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय। तो ये जो है ना, जो क्या कहते हैं महमूद गवां, ये ईरान का निवासी था। तो अलाउद्दीन अहमद द्वितीय ने ईरान निवासी महमूद गवां को व्यापारियों के प्रमुख मलिक उस तुज्जार की उपाधि प्रदान की थी। तो व्यापारियों का प्रमुख होता था मलिक उस तुज्जार। तो जो महमूद गवां था ये ईरान का निवासी था। तो अलाउद्दीन अहमद द्वितीय ने इसको जो है व्यापारियों के प्रमुख मलिक उस तुज्जार की उपाधि प्रदान की थी, और इसी अलाउद्दीन अहमद द्वितीय के समय में महमूद गवां का उत्थान शुरू हुआ था। तो समय याद रखेंगे अलाउद्दीन अहमद शाह का
1436 से 1458। तो इसी समय जो है महमूद गवाह वो अपनी शक्ति को बढ़ाना चालू करता है। अगला क्वेश्चन है, ईरान निवासी महमूद गवाह को सर्वप्रथम किसने अपना प्रधानमंत्री अर्थात वकील सल्तनत के रूप में नियुक्त किया? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो नाम याद रखेंगे, अलाउद्दीन हुमायूं। अलाउद्दीन हुमायूं, देखो एक हुमायूं तो हमको मुग़ल साम्राज्य में मिलता है, लेकिन एक हुमायूं हमको बहमनी साम्राज्य में भी मिलता है। इसका पूरा नाम है अलाउद्दीन हुमायूं और इसको इतिहास में जालिम हुमायूं के नाम से जाना जाता है। इसने मात्र 3 वर्ष शासन किया था और इसने अपना प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया था? ईरान निवासी महमूद गवाह को। तो अलाउद्दीन हुमायूं के समय जो महमूद गवाह हैं वो प्रधानमंत्री बना पहली बार। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में महमूद गवाह का व्यक्तित्व प्रभावशाली ढंग से उभरा? तो देखो वो सुल्तान का नाम याद रखेंगे, शमशुद्दीन मोहम्मद तृतीय। शमशुद्दीन मोहम्मद तृतीय, तो नीचे लिखा है मैंने सुल्तान शमशुद्दीन मोहम्मद तृतीय। तो इसी के समय जो महमूद गवाह था ना, इसका बहुत ज़्यादा शक्ति बढ़ जाता है और पूरा जो बहमनी साम्राज्य की जो शक्ति है, जो सत्ता है, वो महमूद गवाह के हाथ में आ जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25वां क्वेश्चन, सुल्तान शमशुद्दीन मोहम्मद तृतीय द्वारा महमूद गवाह को कौन सी उपाधि दी गई थी? देखो सुल्तान शमशुद्दीन मोहम्मद तृतीय, इसका शासनकाल अगर आपको याद रखना हो तो 1463 से 1482 तक था और इसी काल में महमूद गवाह वो जो है छाया हुआ था। तो महमूद गवाह को मोहम्मद तृतीय ने कौन सी उपाधि दी हुई थी? ये आप लोगों को याद रखना है, ख्वाजा जहां। याद रखेंगे, ख्वाजा जहां, ये जो है अपने महमूद गवाह की उपाधि थी जो कि सुल्तान शमशुद्दीन मोहम्मद तृतीय द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य का विघटन आरंभ हुआ? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे महमूद शाह। महमूद शाह, तो नीचे मैंने लिखा है महमूद शाह, सुल्तान महमूद शाह। तो इसी के समय पर बहमनी साम्राज्य जो है विघटित होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले बरार वो अलग हो जाता है, उसके बाद फिर बीजापुर, फिर अहमदनगर, फिर गोलकुंडा। और जो बीदर है ना वो बहुत बाद में होता है, इसके भी बाद आखिरी में होता है वो। तो जो 4 राज्य हैं ना, बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, ये तीनों राज्य महमूद शाह के टाइम पर ही स्वतंत्र हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुल्तान महमूद शाह के बाद सुल्तान किसके कठपुतली शासक बनकर रह गए थे? तो देखो सुल्तान महमूद शाह, इसके समय में जो है बहमनी साम्राज्य का विघटन शुरू हो गया था। तो इसके बाद के जो भी सुल्तान थे वो किसके कठपुतली शासक बनकर रह गए थे? तो एक व्यक्ति है अमीर अली बरीद। अमीर अली बरीद जिसने कि बीदर की स्थापना की थी सबसे आखिर में। तो ये जो है बहमनी साम्राज्य के सुल्तानों को अपने कठपुतली के समान यूज़ करता है। तो ध्यान रखेंगे, अमीर अली बरीद के हाथों कठपुतली शासक बन गए थे महमूद शाह के बाद के शासक। अगला क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य का अंतिम सुल्तान कौन था? तो अंतिम सुल्तान था कलीमुल्लाह, जो कि 1526 से 1538 तक शासक था। लेकिन इसके समय तक जो बहमनी साम्राज्य है लगभग पूरी तरह से टूट चुका था, ये केवल एक छोटे से स्थान का शासक था। तो कलीमुल्लाह बहमनी साम्राज्य का अंतिम सुल्तान था। अगला क्वेश्चन है, दक्कन के किस सरदार को दक्कन की लोमड़ी के नाम से जाना जाता है? तो ये जो है ना अमीर अली बरीद को दक्कन की लोमड़ी कहा जाता है। अमीर अली बरीद, इसी ने जो है बहमनी साम्राज्य के आखिर के सुल्तानों को अपने नियंत्रण में रखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमीर अली बरीद ने किस राज्य की स्थापना की थी? तो देखो अमीर अली बरीद, इसने किस राज्य की स्थापना की थी? बीदर की स्थापना की थी। बीदर 1526-27 में स्थापित की थी। और ये जो है ना बहमनी साम्राज्य से स्वतंत्र होने वाला अंतिम राज्य था। क्यों? क्योंकि जो अमीर अली बरीद था ना, इसने बहमनी साम्राज्य के सुल्तानों को अपने नियंत्रण में रखा था, मतलब कि अप्रत्यक्ष रूप से ये शासन कर रहा था। लेकिन अंततः 1526-27 में सब कुछ अपने हाथ में ले लेता है और जो कलीमुल्लाह है, जो बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक, उसको एक छोटा सा जगह वगैरह दे देता होगा, सुल्तान के रूप में शासन कर इस टाइप से। तो अमीर अली बरीद, इसने बीदर की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, फतेह उल्लाह इमाद शाह ने किस राज्य की स्थापना की थी? देखो इनके नाम आप लोगों को याद रखना है। फतेह उल्लाह इमाद शाह, इसने किस राज्य की
स्थापना की? तो ये बरार जो कि बहमनी साम्राज्य से स्वतंत्र होने वाला पहला राज्य था और बहमनी साम्राज्य मतलब कि मुगल साम्राज्य में मिलाया जाने वाला पहला राज्य भी था। मतलब कि बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले स्वतंत्र हुआ और जो मुगल थे ना उन्होंने इसको ही सबसे पहले जीता दक्षिण के राज्यों में, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मलिक अहमद द्वारा अहमदनगर राज्य में किस वंश की स्थापना की गई? मलिक अहमद द्वारा अहमदनगर में किस राजवंश की स्थापना की गई? तो निजाम शाही, याद रखना निजाम शाही। देखो मैंने ना बहमनी साम्राज्य के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप लोग जरूर देखिएगा, ये सारा कुछ उसमें कवर किया हुआ है। तो निजाम शाही वंश की स्थापना किसने की थी? मलिक अहमद ने। कहाँ पर? अहमदनगर में। अगला क्वेश्चन है, यूसुफ आदिल शाह द्वारा आदिल शाही वंश की स्थापना कहाँ की गई? तो इसने बीजापुर में यूसुफ आदिल शाह द्वारा आदिल शाही वंश की नींव रखी गई। अगला क्वेश्चन है, गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कुली कुतुब शाह द्वारा गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की नींव रखी गई। अगला क्वेश्चन है, बरार जो कि बहमनी साम्राज्य से स्वतंत्र होने वाला प्रथम राज्य था, बरार को किस राज्य ने जीतकर अपने राज्य में मिला लिया? तो देखो बरार जो है सबसे पहले बहमनी साम्राज्य से स्वतंत्र हुआ, लेकिन बरार जो है सबसे पहले बर्बाद भी हो गया, मतलब कि उसको जो है दूसरे राज्य ने जीत लिया। तो सन 1574 में जो अहमदनगर था उसने बरार को जीत करके अपने राज्य में मिला लिया और बाद में अकबर जब वो दक्षिण में आक्रमण करता है तो सबसे पहले वो बरार को ही मुगल साम्राज्य में मिलाता है। अगर कभी ये पूछा जाए कि मुगल साम्राज्य में इन पांचों राज्यों में से सबसे पहले किसका विलय हुआ, तो वो बरार था। अगला क्वेश्चन है, बीजापुर का वह सुल्तान कौन था जिसने फारसी के स्थान पर हिंदवी अर्थात दक्कनी उर्दू को राजभाषा बनाया और शासन में अनेक हिंदुओं को नियुक्त किया? देखो काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि बीजापुर का कोई सुल्तान था जिसने फारसी के स्थान पर, फारसी जो कि उस समय मध्यकालीन भारत में काफ़ी मतलब प्रसिद्ध लैंग्वेज हुआ करती थी, बोलचाल की भाषा हुआ करती थी और सुल्तानों द्वारा बादशाहों द्वारा इसको जो है संरक्षण दिया जाता था। तो फारसी के स्थान पर हिंदवी अर्थात दक्कनी उर्दू मतलब कि दक्कन में जो हिंदी बोली जाती है उसको राजभाषा बनाया। किसने बनाया था? तो इब्राहिम आदिल शाह। तो ध्यान रखेंगे। अच्छा एक ना आपको शायद इस वाले क्वेश्चन में डाउट हो सकता है, थोड़ा सा मैं इसको और क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ये वाला कि बरार जो है सबसे पहले स्वतंत्र हुआ और इसका जो विघटन है ना सबसे पहले हुआ, मतलब कि अहमदनगर ने इसको जीता और बाद में जब मुगलों ने अटैक किया, अकबर ने जब अटैक किया अहमदनगर के अंदर ऊपर, तो अहमदनगर ने बरार का जो क्षेत्र है वो मुगलों को सौंप दिया। ध्यान रखना है ऐसे, तो क्योंकि बरार तो था नहीं, अहमदनगर ने जीत लिया था, तो अहमदनगर के ऊपर जब मुगलों ने अटैक किया तो बरार का जो क्षेत्र था उसको मुगलों को दे दिया था। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस सुल्तान को गरीबों के प्रति उदार दृष्टिकोण रखने के कारण अबला बाबा एवं विद्वानों को संरक्षण देने के कारण जगत गुरु की उपाधि दी गई थी? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये था इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, जिसका शासनकाल था 1580 से 1627। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक किताब ए नवरस किस भाषा में है? तो ये जो है ना किताब ए नवरस, ये हिंदी भाषा में लिखा गया है। हिंदी की इसमें कविताएं हैं, गीत हैं, विभिन्न प्रकार के राग हैं। यहाँ पर जो कविताएं हैं ना उसको विभिन्न रागों में गाया जा सकता है। तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है किताब ए नवरस। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान द्वारा नवरसपुर नामक नगर की स्थापना की गई थी? तो इसी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के द्वारा नवरसपुर नामक नगर बसाया गया था। अगला क्वेश्चन है, बीदर का विलय बीजापुर राज्य में किस सुल्तान के समय हुआ? तो जो बीदर है ना इसका विलय बीजापुर राज्य में हो गया था। तो जो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय था उसी के समय में सन 1618-19 में बीदर का विलय बीजापुर में हो जाता है। देखो जो बरार है उसका विलय कहाँ पर हुआ था? अहमदनगर में, और अहमदनगर से छीन लिया था मुगलों ने। वहीं जो बीदर है इसका विलय हो जाता है बीजापुर में। इसके बाद जो अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा ये तीनों जो हैं स्वतंत्र बचे रहते हैं और इनका जो है सीधे सीधे मुगल साम्राज्य में विलय हो जाता है। चूँकि बीदर बीजापुर में मिला
मिला हुआ है। तो जब बीजापुर का मुगल साम्राज्य में विलय होता है तो बीदर का भी अपने आप मुगल साम्राज्य में विलय हो जाता है। तो बीदर का विलय कहाँ हुआ था, बीजापुर में। किसने जीता था, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने सन 1618 से 19 के बीच। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य में बीजापुर राज्य का विलय किस बादशाह द्वारा किया गया था। तो मुगल साम्राज्य में बीजापुर राज्य का विलय बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो 1686, आपको सन भी याद रखना है, 1686 में औरंगजेब ने बीजापुर राज्य को जीत करके मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। और बीजापुर के साथ ही साथ बीदर भी मुगलों के अधिकार में चला गया, क्योंकि बीजापुर जो बीदर है वो तो बीजापुर के अधिकार में था ना। अगला क्वेश्चन है, बीजापुर का गोल गुंबद किस सुल्तान का मकबरा है। तो बीजापुर में क्या है, गोल गुंबद है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो ये जो है ना मोहम्मद आदिल शाह नामक बीजापुर के सुल्तान का मकबरा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चांद बीबी का संबंध किस राज्य से। तो चांद बीबी, इसका संबंध जो है ना अहमदनगर और बीजापुर दोनों से है। देखो जो चांद बीबी है ये अहमदनगर की शहजादी थी और इनका विवाह हुआ था कहाँ, बीजापुर में। तो दोनों स्थानों से इनका संबंध था। और जिस समय अहमदनगर पर अटैक हुआ अकबर का, तो उस समय ये अहमदनगर में थी और अहमदनगर में संरक्षिका बनकर शासन कर दिए, क्योंकि अहमदनगर का जो शासक होता है अल्पायु होता है। तो चांद बीबी ने अकबर का सामना किया था और इन्हीं के समय बरार का क्षेत्र मुगलों को दे दिया गया था। तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह अकबर द्वारा अहमदनगर पर आक्रमण किए जाने के पश्चात किसने अहमदनगर की स्वतंत्रता बनाए रखने में योगदान दिया। तो देखो मुगल बादशाह अकबर, उसने जो है अहमदनगर पर भीषण तरीके से आक्रमण किया था, अपने बेटों को भेजा था, खुद भी आया था। और अहमदनगर का जो बरार का जो क्षेत्र है वो मुगलों के अधिकार में आ गया था। पूरा का पूरा अहमदनगर मुगल नहीं जीत सके थे, लेकिन जो अहमदनगर की जो शाख है, जो प्रतिष्ठा है, उसको कहीं ना कहीं धक्का अवश्य लगा था। लेकिन इसके बावजूद भी एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अहमदनगर की स्वतंत्रता को बनाए रखा, खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। तो उस व्यक्ति का नाम आप लोगों को याद रखना है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो उसका नाम क्या है, मलिक अंबर। ध्यान रखेंगे, मलिक अंबर ये जो है फिर से अहमदनगर को खड़ा करता है। अगर ये नहीं होता तो शायद कुछ ही वर्षों में अहमदनगर मुगल साम्राज्य में विलय कर दिया जाता। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण के किस सरदार ने छापामार युद्ध नीति को अपनाया हुआ था। छापामार युद्ध नीति जैसे कि महाराणा प्रताप हो गए, छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए, पेशवा बाजीराव प्रथम हो गए, तो ये लोग सब जो है छापामार युद्ध ननीति को अपनाए हुए थे। तो दक्षिण में मलिक अंबर, उसने जो है छापामार युद्ध नीति को अपनाया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अहमदनगर राज्य का अंतिम रूप से मुगल साम्राज्य में विलय किस मुगल बादशाह के समय हुआ। तो देखो अहमदनगर राज्य के पीछे ना अकबर पड़ा हुआ था पीछे, लेकिन उसको पूरी तरह से जीत नहीं सका, केवल उसको बरार ही मिला। उसके बाद जहांगीर, उसने भी अहमदनगर पर अटैक किया, कई सारी संधियां हुई, कर वगैरह देने की बात हुई, लेकिन अंतिम रूप से अहमदनगर का मुगल साम्राज्य में विलय हुआ शाहजहां के टाइम पर। शाहजहां जो कि अकबर का पोता था और जहांगीर का पुत्र था। तो सन 1636 में अहमदनगर का अंतिम रूप से मुगल साम्राज्य में विलय हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुतुब शाही राजवंश की राजधानी कहाँ थी। कुतुब शाही तो कुतुब शाही राजवंश की राजधानी कहाँ थी, तो गोलकुंडा। गोलकुंडा जो कि हीरों के खदानों के लिए काफ़ी चर्चित था। ऐसा कहा जाता है कि यहीं के किसी खदान से, किसी खान से प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा निकला था। तो ध्यान रखेंगे, गोलकुंडा इनकी राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा किस नगर की स्थापना की गई थी। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ये गोलकुंडा का शासक था, मतलब कि कुतुब शाही वंश का शासक था। तो इसने हैदराबाद नगर की स्थापना की, हैदराबाद, ध्यान रखेंगे हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, गोलकुंडा का प्रसिद्ध अमीर मीर जुमला गोलकुंडा के किस शत्रु से जा मिला था। तो नाम याद रखना, मीर जुमला ये ना मुगलों से जा मिला था, औरंगजेब का ये मतलब साथ दे रहा था। तो ध्यान रखना, मुगलों से जा मिला था मीर जुमला। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध बंदरगाह मुसलीपत्तनम किस राज्य के अधिकार में था। तो ये गोलकुंडा के अधिकार क्षेत्र में आता था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध गठित महासंघ में कौन सा राज्य शामिल नहीं था। तो देखो पिछले वाले वीडियो में भी ये वाला क्वेश्चन हमने शायद डिस्कस किया था। तो विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध बहमनी साम्राज्य के 4 राज्यों ने एक महासंघ गठित किया था, जिसमें
जिसमें बीजापुर था, बीदर था, गोलकुंडा था, अहमदनगर था। लेकिन जो बरार है वो इसमें शामिल नहीं था। क्यों? क्योंकि बरार का अहमदनगर के साथ खटपट चल रहा था। देखो ये युद्ध कब लड़ा गया था? सन 1565 में, सन 1565 में ये युद्ध लड़ा गया था। और इसके लगभग 9 वर्ष बाद मतलब 1574 में बरार का विलय अहमदनगर में हो जाता है। मतलब कि बरार और अहमदनगर के बीच काफ़ी खटपट रही होगी। इसी कारण से बरार जो है 1565 में इस महासंघ का हिस्सा नहीं बनता है। और तालीकोटा के युद्ध के 9 वर्ष बाद मतलब 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था, उसके 9 वर्ष बाद अर्थात 1574 में अहमदनगर जो है बरार पर अटैक करता है और बरार को अपने राज्य में मिला लेता है। तो इसी कारण से बरार जो है इस महासंघ में शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन है, गोलकुंडा के किस सुल्तान को आदि उर्दू काव्य का जन्मदाता माना जाता है? तो ये जो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह को माना जाता है, जिसने हैदराबाद नगर की स्थापना की थी। प्रसिद्ध तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर विरोधी महासंघ का नेतृत्व किसने किया था? तो बीजापुर के अली आदिल शाह ने नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोलकुंडा का विलय मुगल साम्राज्य में कब और किसके द्वारा हुआ? तो मुगल साम्राज्य में गोलकुंडा का विलय, तो ये जो है ना बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत आखिरी स्वतंत्र राज्य था। जो बरार है वो तो बहुत पहले ही अहमदनगर में मिला लिया गया था। फिर अहमदनगर से बरार को मुगलों ने छीन लिया। उसके बाद अहमदनगर का विलय हुआ कब? 1636 में मुगल साम्राज्य में। उसके बाद जो बीदर है उसको बीजापुर ने जीत लिया और बीजापुर को सन 1686 में औरंगजेब ने जीत लिया। और इसके ठीक एक वर्ष बाद अर्थात 1687 में गोलकुंडा को भी औरंगजेब ने जीत लिया। तो गोलकुंडा का विलय औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में किया गया था, तो ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, थोड़ा भूल गया था मैं, कि जो कुली कुतुब शाह है, कुली कुतुब शाह नहीं, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जिसने हैदराबाद नगर की स्थापना की, तो उसने ही वहाँ पर 4 मीनार का निर्माण भी करवाया था। हैदराबाद में 4 मीनार है ना, तो उसको गोलकुंडा के शासकों ने बनवाया था, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या आप लोगों को लगता है कि मैंने किसी क्वेश्चन का गलत आंसर किया है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो का PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप लोग टेलीग्राम ऐप में जाकर हेमंत बघेल क्लासेस सर्च करेंगे तो मेरा टेलीग्राम चैनल आपको दिख जाएगा। वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करिएगा, जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।